हेलो एवरीवन, तो क्लास 10 वाली बचपड़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके भाई क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट का वन शॉट एक्सप्लेनेशन जनाब। तो भाई आज की वीडियो में 1 घंटे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्लीट भाई फुटप्रिंट विदाउट फीट को आपका इन डिटेल में। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? लेट्स। फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है आपका ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। चैप्टर का ये है यार कि भैया ये जो स्टोरी है वो एक नरेटर द्वारा लिखी गई है जो खुद एक वेटरनरी सर्जन है। वो एक जो डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी लाइफ को सेव करते हैं क्योंकि भैया वो डॉग की जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, वो उसको बहुत ज़्यादा खिलाती हैं। मतलब इतना ज़्यादा खिलाती हैं कि वो जो होता है अब ओवरवेट हो गया है। ओवरवेट की वजह से अब उससे चला नहीं जा रहा है, उसकी कंडीशन वर्स होती जा रही है दिन पर दिन। मिसेस पम्फ्री वही कारण है उन्हीं ट्रिकी की जो कंडीशन है उसके लिए। तो ये चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ट्रिकी की सर्जरी, फिर उसका जो होता है रिकवरी, ये सारी चीज़ें हैं भैया। अबाउट द कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में जेम्स हैरियट जेम्स, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है, जो कि एक कैपेबल डॉक्टर भी हैं और एक वाइस इंडिविजुअल भी हैं। एनिमल लवर हैं भैया और एक केयरिंग गार्जियन भी हैं। मिसेस पम्फ्री वही वेल्दी सिंगल वूमेन जो कि काफ़ी ज़्यादा अटैच है उसके डॉग ट्रिकी से और इसको इतना ज़्यादा जो होता है लविंग करती हैं, बट जो होता है हार्ट से कमज़ोर है, मतलब भैया दिल की कमज़ोर है, जल्दी जो होता है रोना धोना हो जाता है। ट्रिकी लेज़ी फैट डॉग जो कि खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो फॉन्ड है भैया ओनर का क्योंकि उसको खाना बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक जो होता है एनर्जेटिक है, लिवली है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर चालू होता है। हैरियट जो होता है वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं भैया मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी जो होता है वॉकिंग डाउन कर रहे हैं स्टेज पे। वो स्टॉप हो जाते हैं और देखते हैं भैया ट्रिकी कैसा कर रहा है। वो ट्रिकी के बारे में पूछते हैं। वो देखते हैं कि भैया ट्रिकी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा जैसे सॉसेज होता है वैसे ही मोटा हो गया और काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम भी है। आफ्टर इंक्वायरिंग उनको पता चलता है कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के कंडीशन बताती हैं और वो उनको एडवाइस करते हैं कि वो कहते हैं भैया उसको अब जो होता है एक्स्ट्रा डॉग स्नैक्स और जो होता है भैया ये सारी चीज़ें मत देना जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। वो चाहते हैं कि भैया उसको आप डेली एक्सरसाइज कराओ और जिससे जो होता है उसकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। मिसेस पम्फ्री कन्फेस करती हैं कि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट वो एग्री कर जाती हैं कि हाँ मैं उसको ट्राई तो करूँगी और ट्रिकी को लेके चली जाती हैं। हैरियट थोड़े दिनों बाद भैया उनको एक कॉल आता है कि जो होता है मिसेस पम्फ्री का है कि भैया ट्रिकी की कंडीशन तो अब बहुत ही बुरी हो चुकी है, वो अब खाना पीना भी नहीं खा रहा है और जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। जब जेम्स जाते हैं तो वो देखते हैं कि भैया ट्रिकी जो होता है वो कई दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकला है और जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। अब वो उससे कहते हैं कि मिसेस पम्फ्री से कहते हैं कि भैया आप तो इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। 40 नाइट का हॉस्पिटलाइजेशन, जिसको वो फोर्ट नाइट भी कहते हैं। फोर्ट नाइट का मतलब होता है यहाँ पे 40 नाइट के लिए उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा ताकि उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। ऑल्दो जो होता है मिसेस पम्फ्री बड़ा ही हार्ट की कमज़ोर है, जैसा हमने बात करा था, तो हार्ट की कमज़ोर है भैया, तो उनका हार्ट भैया बुरी तरीके से जो होता है इसकी वजह से वो टूट जाती हैं कि भैया जो होता है मेरा डॉग जिसे वो इतना ज़्यादा चाहती हैं ट्रिकी, उसको इतने दिन के लिए मेरे से दूर रहना पड़ेगा। ट्रिकी को वो ले जाते हैं और सर्जरी का यहाँ पे मतलब लिख रखा है भैया जो होता है हॉस्पिटल में, और जो होता है वो अपने ब्लैंकेट में उसको रैप करके ले जाते हैं। सारे के सारे हाउस हेल्पर्स जो होता है टुगेदर हो जाते हैं, ब्लैंकेट को उनकी कार में रखते हैं और ट्रिकी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अब उसके बाद में जो होता है मिसेस पम्फ्री सारी चीज़ों को मैनेज करके और वहाँ भी पहुँच जाती हैं और वहाँ पर केयर टेकर्स भी उसके पीछे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो केयर टेकर जब वो जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ट्रिकी वहाँ हॉस्पिटल में रहता है थोड़े दिन तक भैया, इमोशनलेस रहता है। फिर जो होता है पहले दिन उसको जो होता है वाटर डाइट पर रखा जाता है करीबन 2 दिन तक। पूरे के पूरे जो होता है हाउस होल्ड डॉग्स उसके बारे में नहीं कोई उससे नहीं बोल रहा होता क्योंकि भैया हॉस्पिटल में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डॉग्स भी थे, लेकिन उससे कोई नहीं बोल रहा होता है। 2 दिन बाद वो जो होता है थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करने लगता है और थोड़ा सा विम्पर्ट करता है, टॉक करता है और जो होता है जो गार्डन में है वहाँ पे जाके भैया जो होता है थोड़ा बहुत टहलता वहलता भी है। 3rd डे पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो चुका है और उसे पहला खाना दिया जाता है 3रे दिन बाद। वो उसको गल्प करता है और एक्स्ट्रा फूड के लिए जो मांगता है, लेकिन भैया उसको नहीं दिया जाता। इस रिकवरी उसकी जो रिकवरी है वो धीरे धीरे भैया बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, बहुत तेज़ी से स्पीड अप होने लगती है। वो दौड़ने लगा है पूरे के पूरे दिन और काफ़ी ज़्यादा जॉय में भी है और
वह जो उसकी जो डाइट है उसको भी बहुत ज़्यादा जो होता है काफ़ी कंट्रोल रखा गया है। मिसेस पम्फ्री जो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसके रिलेटेड कि भैया जो होता है ट्रिकी की कंडीशन क्या है। वो क्लिनिक में हर दिन फ़ोन करती हैं और जो होता है रिकॉर्ड रखना चाहती हैं उसकी रिकवरी के बारे में, और जो होता है भैया उसके लिए खाना भेजती रहती हैं कि जो होता है वो उसके लिए फूड आइटम्स भेजती रहती है, लेकिन वो ट्रिकी तक तो पहुंचते नहीं हैं। वो जेम्स और उसके सारे साथी उसको मज़े उड़ाते हैं। बियर भेजती है ट्रिकी के लिए से, तो जो वेट है और उसके पार्टनर्स हैं वो इन जो होता है एडिशनल आइटम्स को खुद ही खा जाते हैं, उसको तो देते नहीं हैं। अब जब जो होता है 2 हफ्ते बाद में जब 40 डेज़ का जो होता है कंप्लीट होता है, ट्रिकी फिट है एकदम, जो होता है वो चुस्त और दुरुस्त है अपने घर जाने के लिए। मिसेस जो होता है जेम्स हैरियट उनको जो होता है कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्री को। मिसेस पम्फ्री जो होता है सर्जरी पहुंचती हैं विदिन हाफ एन आवर। जब वो पहुंचती हैं जो डोर ओपन होता है वो ट्रिकी के एक्चुअल कंडीशन के बारे में जो होता है जानना चाहती हैं। वो कंसर्न है कि भैया ट्रिकी कैसा है। जेम्स जैसे ही ट्रिकी को बुलाते हैं वो आ जाता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। 2 वीक तक वो वहाँ पर रहा था, और जैसे ही वो उसको कैरी करते हैं वो उनके जम्स जो अपने जो होता है अपनी मालकिन के पास में उसके लेके जाते हैं। वो उनके हाथों से कूद जाता है और जो होता है अपनी मिस्ट्रेस के लैब पे लैंड करता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और वो फाइंड कर रही है कि ट्रिकी बहुत एक्साइटेड है, और जो होता है उनके फेस को लिक करता है और अपनी टेल को जो होता है विगिल करता है। और उसके बाद में जो होता है मिसेस पम्फ्री क्या कहते हैं वेट को थैंक करती हैं, जेम्स हैरियट को थैंक करती हैं और कहती हैं भैया ये तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। जो होता है सर्जरी का ही वो एकदम जो होता है मतलब कहते नहीं चमत्कार है कि जो होता है ट्रिकी बच पाया। तो ये है आपका पहला चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर है। आप एक बार इसकी अगर पूरी अपने आप भी समरी पढ़ लेंगे आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है आपका दी थीफ स्टोरी। ओके, दी थीफ नेक्स्ट चैप्टर है आपका दी थीफ स्टोरी। बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है और आपको बहुत कुछ ये सिखा के भी जाएगी। ये स्टोरी में है क्या, ये स्टोरी एक 15 साल ओल्ड बॉय की स्टोरी है जिसका नाम है भैया हरी सिंह। हरी सिंह जब जो होता है एक हरी सिंह कौन है, हरी सिंह भैया कौन है? हरी सिंह एक चोर है, एक जो होता है साफ सुथरा चोर है जिसका हाथ बहुत साफ है किस पे, चोरी करने पे। और हरी सिंह जो होता है उसकी लाइफ में चेंज आता है जब वो एक 25 साल के लड़के से मिलता है जिसका नाम है अनिल। अनिल जो होता है एक राइटर है, और राइटर है अनिल के कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हरी सिंह की लाइफ को बदल डालते हैं। हरी जो एक चोर है वो अनिल से मिलने के बाद में कैसे बदल जाता है, यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अबाउट द कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर हैं भैया हरी सिंह, जो कि एक बहुत मतलब साफ़ सुथरे लुटेरे हैं, चोर हैं, जो चोरी करने में एकदम इनका हाथ एकदम साफ़ सुथरा है, चोरी कर सकते हैं ये। और दूसरी तरफ भैया 25 ईयर्स ओल्ड टॉल एंड लर्न मैन, जो पढ़ा लिखा है वो है भैया अनिल। काफ़ी ज़्यादा काइंड है, सिंपल है और इजी गोइंग पर्सन है। चैप्टर का ओवरव्यू समझते हैं। हरी सिंह जो होता है वो अनिल को देखता है एक दिन खड़े हुए, और वो अनिल जो होता है वो अपना बिजी होता है रेसलिंग मैच देखने में। हरी सिंह सोचता है कि अनिल तो भैया एक जो होता है इजी टारगेट है उसके लिए, आराम से जाके वो उसको अपनी बातों में फंसा लेगा, अपनी बातों में फंसा के और उससे चोरी कर लेगा। लेकिन जब वो जो होता है उसके पास पहुंचता है उसको जो होता है कुछ फ्लैटरी वर्ड्स उसकी तरफ फेंकता है। अनिल का कॉन्फिडेंस गेन करता है। फिर उसके बाद में वो जो होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि हाँ भैया अनिल के पास तो खुद भी पैसे नहीं हैं, लेकिन वो समझता है कि अच्छा हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ। जब अनिल जाने लगता है हरी सिंह उसको फॉलो करता है विद द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जो उसके पास थी वो थी एक स्माइल जिससे वो बहुत सारे लोगों को चूना लगा देता था। हरी सिंह जो होता है भैया अनिल को फॉलो करता है। अनिल जो होता है वो ब्लंटली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कहता है भैया जो होता है हरी सिंह जब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ, अनिल कहता है कि नहीं, मैं तो जो होता है मैं तुम्हें काम तो कर सकते हो मेरे साथ में, लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊँगा। हरी उसको क्वेश्चन करता है कि हाँ वो तुम मुझे खाना खिला पाओगे? अनिल कहता है हाँ खाना खिला दूंगा, खाने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर तभी जब तुमको पकाना आता हो। हरी कहता है हाँ मेरे को पकाना आता है, लेकिन भैया ये एक झूठ था। अनिल हरी को अपने घर में ले आता है। जब वो लेके आता है घर में, और जो होता है वो घर कहाँ पे होता है उसकी लोकेशन याद रखना भैया, जुम्मना स्वीट शॉप के ऊपर, और कहता है कि चलो तुम बालकनी में सो जाना। अनिल जो होता है उस नाइट का जब मील खाता है फिर उसके बाद में वो जो होता है उसको स्ट्रे डॉग्स को दे देता है, क्योंकि भैया जो हरी ने क्या कहते खाना बनाया था वो टेरेबल था,
मतलब हरी को खाना बनाना नहीं आता था। अनिल ये जो होता है बात को रियलाइज़ करता है कि अनिल ये बात को रियलाइज़ करता है कि भैया हरी को खाना बनाना नहीं आता। मैं अगर कैरेक्टर स्विच कर जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भैया हो सकता है कभी कभार मैं हरी को अनिल बोलूँ, अनिल को हरी बोलूँ, ठीक है, समझो बात को। अनिल जो होता है जब ये रियलाइज़ करता है कि हरी को खाना पकाना नहीं आता, तो वो उससे कहता है कि भैया जो होता है चलो ठीक है तुम सोने चले जाओ। हरी जो होता है उसकी तरफ देखता रहता है और उसको एक अपीलिंग स्माइल देता है। अनिल उसका सिर सहलाता है और कहता है कि भैया चलो ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कैसे कि तुमको खाना पकाना है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अनिल हरी को जो होता है उसका नाम लिखना सिखाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा, और उसको जो होता है धीरे धीरे उसको पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देता है। उसको जो होता है भैया नंबर्स को ऐड करना सिखा देता है। हरी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और ग्रेटफुल है, क्योंकि हरी भी चाह कि भैया वो शुरू से सीखना चाहता था। मेरे को कोई चीज़ सिखा दो, मेरे को जो होता है चीज़ें सीखने का शौक़ है, ये हरी का भैया था कि हाँ मुझे चीज़ें सीखनी है। और जो हरी है वो अनिल के लिए काम करता है। अनिल जो होता है उससे भैया क्या कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में खाना सामान मंगाता है, सप्लाईज़ मंगाता है। हरी जो होता है भैया वो कुछ ना कुछ अपना वहाँ क्या कहते हैं गुंछा मारी लेता है, मतलब प्रॉफिट अपना बना ही लेता है वहाँ से ₹1 का, या जो होता है भैया कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ जाता है जो अनिल को नहीं चाहिए होती हैं। अनिल पर उसका ध्यान नहीं देता है। हरी जो होता है धीरे धीरे भैया अनिल का ट्रस्ट भी गेन कर लेता है। एक दिन वो देखता है कि अनिल लौट के आया है अपने काम पे से, और उसके पास में क्या है, उसके पास में एक बंडल है करेंसी नोट्स का। अब भैया हरी ठहरा चोर तो भैया चोरी है, उसका वो कैरेक्टर कभी नहीं जाएगा जहाँ वो कितना भी उसे कोई जो होता है खिला पिला ले, लेकिन भैया चोर जो होता है कहीं ना कहीं चोरी का वो उसका कैरेक्टर हरी के अंदर ही था। अब वो ये देखता है कि भैया जो होता है अनिल ने ये पैसे कमाए हैं, एक जो होता है बुक उसने लिखी थी और उसको ने वो बुक को पब्लिशर को भेजा, उसमें पब्लिशर ने उसको ये पैसे दिए हैं। वो पैसे को जो होता है भी अपने मैट्रेस के अंदर रखता है और बहुत ही शांति के साथ में सो जाता है, क्योंकि उसको पता है अनिल को पता है कि भैया हरी उसके साथ में जो होता है बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो हाँ जो होता है उसका ट्रस्ट उसके ऊपर आ चुका था। हरी उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और उसको सोचता है कि मैं इसके जो पैसे हैं इसको चुरा लेता हूँ। पर उसका पैसे चुराना कोई इजी टास्क नहीं था। वो जानता है कि अनिल इसके बारे में सैड तो होगा कि जो उसकी मनी है वो चली जाएगी जो उसने इतनी मेहनत से कमाई है, और वो इन सारे जो चीज़ों को सोच रहा होता है वो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देता है। इन ख्यालात को अपने दिमाग से जो होता है वो ब्रश अवे कर देता है और डिसाइड करता है कि भैया मैं तो ये पैसे चुरा के रहूँगा। हरी अनिल को रॉब कर लेता है और जो होता है धीरे से बेड पे जाता है, स्लाइड करता है हाथ को जो होता है वो क्या कहते हैं तकिए के नीचे, और वहाँ से पैसों को पकड़ के खींच लेता है। अब जब वो पैसों को खींच लेता है और फिर जो होता है क्वाइटली रूम से बाहर आता है और बाहर रोड पे भागने लगता है, और उसने मनी को जो होता है अपनी पैजामे में सिक्योर करके रखा था, और वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है कि भैया मेरे को 10:30 की एक्सप्रेस है लखनऊ की, वो मैं पकड़ लेता हूँ जैसा उसने प्लान करा था। जब वो ये सब कर रहा होता है और जो होता है पैसों को गिनता है, अब जब वो स्टेशन पर पहुंचता है, जब ट्रेन जा ही रही होती है, पिकअप कर ही रही होती है स्पीड, वो उसकी तरफ भागता भी है, पर वो भागता है लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ उसके दिमाग में आती है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। एक अनसर्टेनिटी, एक अनएक्सप्लेनेबल थिंग उसको रोक देती है। अली जो होता है वो छोड़ जाती है उससे ट्रेन, वो पीछे स्टेशन पर बैठ जाता है जाके और डिसाइड करता है कि भैया जो होता है चलो स्टेशन से तो चले जाएं, और ये सोच ही रहा होता है कि जब वो बाज़ार से निकल रहा होता है कि भैया अनिल कैसा महसूस कर रहा होगा जब उसको पता चलेगा, अनिल कैसा महसूस करेगा जब उसको पता चलेगा चोरी के बारे में। हरी ये चीज़ को रियलाइज़ कर देता है और ये सोचता है कि भैया जो होता है वो उसको सिर्फ खाना ही नहीं उसने पकना सिखाया, उसको जो होता है वो मार्केट भी भेजता है डेली सप्लाई लाने के लिए जहाँ से वो अपना प्रॉफिट गेन करता है। उसको उसने जो होता है रीड एंड राइट करना सिखाया था, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ों को छोड़ के चला आया। ये सारी चीज़ों को जो होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट की वजह से वो डिसाइड करता है कि मैं तो वापस जाने वाला हूँ और सिर्फ मैं सीखने के लिए वापस जाने वाला हूँ। हरी वापस आता है, अपनी सारी की सारी जो होता है मनी जो उसने चुराई थी वो वापस रख देता है। अनिल नॉर्मली उठता है मॉर्निंग में, रिएक्ट भी नॉर्मली करता है ऐसे कि उसको कुछ पता ना हो, लेकिन हाँ भैया जो होता है आपका अनिल ये सब जान चुका होता है, लेकिन भैया नॉर्मली रिएक्ट करता है
ये था आपका चैप्टर दी थीफ स्टोरी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है दी मिडनाइट विजिट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दी मिडनाइट विजिटर। ओके, सो वेरी मच थ्रिलिंग चैप्टर है भैया ये। अगर आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको थ्रिलिंग लगेगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो होता है भैया, मैं इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन भैया एनसीईआरटी का तो मज़ा ही कुछ और है इस चैप्टर को पढ़ाने का। फिलहाल हम यहाँ से समझते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे भैया एक जो होता है सीक्रेट एजेंट की स्टोरी को यहाँ पे पूरा का पूरा दर्शा रखा है। सीक्रेट एजेंट का नाम है भैया ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। इस जो होता है भैया इस चैप्टर के दौरान, जो इस चैप्टर में नाइट को लिया गया है, उस नाइट में भैया ऑजिबल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। और एक और सीक्रेट एजेंट है जो कि भैया हो सकता है किसी राइवल कंट्री का हो, या जो होता है राइवल सीक्रेट एजेंट हो जो कि उससे बहुत ज़्यादा जलता है, या जो होता है भैया कोई जासूस हो दूसरी कंट्री का। वो जो होता है मैक्स, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसको जो होता है पिस्टल पॉइंट पे ले लेता है और उससे कहता है भैया मेरे को वो रिपोर्ट चाहिए है। ये स्टोरी हमको ये बताती है कि ऑजिबल जो होता है वो कैसे आउटविट करता है मैक्स को और उसको कन्विंस करता है अपनी स्टोरीज़ में। मतलब भैया यहाँ पे ऑजिबल का जो होता है माइंड के बारे में दिखा रखा है। ये सारी पूरी स्टोरी है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो होता है भैया खुद ऑजिबल है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। हाँ, भले को वो सीक्रेट एजेंट है लेकिन दिखता बिल्कुल नहीं सीक्रेट एजेंट की तरह है। मोटा ताज़ा एकदम जो होता है फैट बॉय है। ओके, फैट बॉय। फिलहाल सर कहाँ की बात कर रहे हो? अरे भैया वही जो होता है जापानीज फौज पे कराया गया था, फैट बॉय। ओके, ऑजिबल है। दूसरा भैया यहाँ पे फाउलर है। फाउलर क्या है? फाउलर यंग और रोमांटिक राइटर है जो कुछ एक्साइटमेंट को ढूंढते हुए भैया ऑजिबल की कंपनी में आ गया था। उस नाइट वो ऑजिबल से बात करना चाह रहा था। मैक्स कौन है भैया? मैक्स एक जो होता है सीक्रेट एजेंट है जो कि जिसे बेवकूफ़ बनाया जाता है ऑजिबल द्वारा और उसको जो होता है फॉल कराया जाता है उसकी डेथ के लिए। चलिए ओवरव्यू समझते हैं चैप्टर का। जो राइटर फॉलोअर है वो जो होता है भैया ऑजिबल से मिलने के लिए जाता है। ऑजिबल जो होता है एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है, तो फॉलोअर सोचता है कि भैया जो होता है कुछ ना कुछ तो मज़ेदार देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ मज़े आएंगे उसके साथ में रह के। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि भैया उसे दिख रहा है जो आपका सीक्रेट एजेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाँ भाई, वही जेम्स बॉन्ड वाली कतई एकदम जो होता है चश्मा, एकदम जो होता है कानों में ईयरबड्स और एकदम भैया एक्टिव, ये वो सारी चीज़ें वो उसको जो होता है ऑजिबल के अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही होती हैं। ऑजिबल एक मतलब मोटा ताज़ा और एकदम जो होता है मतलब लेजी टाइप ऑफ मैन दिख रहा होता है फॉलोअर को। अनदर सीक्रेट एजेंट जो होता है भैया एक इसका नाम मैक्स है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं अपने क्या कहते हैं होटल रूम पे, जब ये होटल रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो मैक्स अंदर इनका इंतज़ार कर रहा होता है एक पिस्टल के साथ में और वो उनकी तरफ पिस्टल को पॉइंट कर देता है। मैक्स वहाँ पे क्यों आया था? मैक्स वहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि ऑजिबल को जो सीक्रेट रिपोर्ट मिलने वाली थी, मैक्स चाहता था कि वो सीक्रेट रिपोर्ट उसके हाथ लग जाए और उसकी ज़िंदगी बन जाए। ठीक है भैया, वो सर सीक्रेट रिपोर्ट में क्या था? कुछ ऐसा माल था। हाँ, माल ही समझ लो, मिसाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। तो मैक्स वहाँ पे इसलिए था क्योंकि वो ये जानता था कि भैया ऑजिबल को एक रिपोर्ट मिलने वाली है और जिसमें जो होता है कुछ नई मिसाइल्स के बारे में चीज़ें लिख रखी हैं और वो जो होता है वो रिपोर्ट को ले लेगा और उसका काम हो जाएगा। अब ऑजिबल जो होता है जब वो ये देखता है कि भैया मैक्स ने उसकी तरफ पिन पॉइंट कर दिया है गन को, भैया उसकी लाइफ है खतरे में। अब वो ये सारी चीज़ें जानता हुआ पर वो जो होता है घबराता नहीं है। वो बड़ा ही अपना जो होता है विटीनेस का इस्तेमाल करते, अपना जो होता है दिमाग का इस्तेमाल करके मैक्स को कंफ्यूज करना स्टार्ट करता है। वो कहता है जो मेरे पर जो होता है बाहर में जो विंडो है ना, उधर से एक बालकनी है जहाँ से कोई भी एंटर कर सकता है रूम के अंदर, तुम्हें पता है क्या? और जो होता है साथ साथ में अच्छा ये सारी चीज़ें वो बात कर ही रहा होता है कि भैया अगर कोई उधर से जो होता है एंटर कर गया तो तुम्हारी तो डेथ निश्चित है, तो आए तो भैया वो डायरेक्ट गोली मार देगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सुन के मैक्स जो होता है बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि भैया रूम था भैया 6th फ्लोर पे। हाउएवर मैक्स को ये टोल्ड किया जाता है कि वो जिस रूम के एंटर द्वारा जो एंट्री गेट है ऑजिबल जो होता है उससे एंटर करा है, वो एक पास की से एंटर करा है और कोई लोग भी एंटर कर सकते हैं। अब इसके बीच में सब ये बातें चली रही होती, बहुत लंबी सी डिस्कशन है इसकी, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना है ऑजिबल उसको बेवकूफ़ बना रहा है। अब ऑजिबल कहता है मेरे पास में तो पास की है, इससे कोई भी एंटर कर सकता है। अच्छा, अब इसके बीच में जो होता है वो ये भी बात बनाता है कि मैंने तो पुलिस से भी कह रखा था कि भैया मेरे को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए है, वो भी लोग शायद आते ही होंगे। अब इतनी देर में भैया डोर के ऊपर नॉकिंग होने लगती है।
नॉक हो जाता है भैया डोर, और जैसे ही जो होता है डोर नॉक होता है, ऑजिबल ये प्रिटेंड करने लगता है, हाँ भैया अरे 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 मैंने तो भैया वही लोकल पुलिस को बुलाया था, वही आ गए होंगे। अब जब वही आ गए होंगे तो लोकल पुलिस आ गई है। अब मैक्स को ये डर है कि भैया लोकल पुलिस ने कहीं उसको देख लिया तो उसकी तो ठाएँ कर देंगी। तो अब मैक्स ये कहता है, मैक्स कहता है ऑजिबल ने जो कहानी बनाई थी कि वो विंडो के उधर बालकनी है, कहता मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ, अब जब पुलिस चली जाएगी मैं तुम्हारे ऊपर गन तो पॉइंट करके रखूंगा ही, जब पुलिस चली जाएगी तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ कि भैया फाइल कहाँ पे है। तो अब जो होता है जैसे ही मैक्स उधर की तरफ जाता है, अब उधर कोई बालकनी तो है नहीं, ऑजिबल ने मैक्स को बना रखा है बेवकूफ। अब जैसे ही वो उधर पहुंचता है, नीचे से जनाब गिर जाते हैं और हड्डी पसली एक जनाब पधार जाते हैं स्वर्गलोक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ही डोर ओपन होता है भैया सरप्राइज का एंड, कौन आता है? पुलिस आती है? नहीं, एक वेटर होता है जो कि जो होता है ऑजिबल के लिए ड्रिंक लेके आता है जो कि उसने ऑर्डर करी थी। तो उसने ये अपने दिमाग इस्तेमाल करा कि मैंने ड्रिंक ऑर्डर करी है और कोई ना कोई इसको लेके ज़रूर आएगा, तो लेके आएगा तो क्यों ना उसको जो होता है भैया पुलिस बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर दी मिडनाइट विजिटर होता है ख़त्म। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे तो तुमको प्ले की तौर पे इसको पढ़ाया जाएगा कि हाँ भैया प्ले कैसे क्या हो रहा है। रीड मारने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, उससे अच्छा है कि भैया पढ़ाई के मज़ा के नोट्स हैं, एक बार पढ़ लो, इतना ही इनफ हो जाएगा आपके बोर्ड के लिए। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है दी नेकलेस। ओके भैया, सो भैया डोप वाला साइन है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप नेकलेस, तो भैया इसी के पीछे सारी की सारी कहानी है भैया, डॉलर साइन। ओके चलिए, सो चैप्टर का स्केच समझते हैं। ये एक स्टोरी है नेकलेस, जो कि एक मिडिल क्लास लेडी के बारे में है जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा जो होता है वो एक क्लर्क फैमिली में बॉर्न हुई है, और जो इसका क्लर्क का नेम है वो है भैया मिस्टर लोजियल। मटिल्डा बहुत ही जो होता है प्रिटी यंग लेडी है, और बट काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि भैया उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पुअर है, काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास है, लेकिन भैया वो अपनी ज़िंदगी में एकदम लग्जरी चाहती हैं, एकदम जो होता है भैया रॉयल लाइफ चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है भैया, क्वीन एलिजाबेथ की तरह। और जो होता है अपनी होन, हमारी जो खुद की जो होता है, हम क्या करते हैं ना, जब हमारा जो होता है वो एस्पिरेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है तो हम खुद को जो होता है बहुत ही ज़्यादा तुच्छ मानने लगते हैं कि हम तो है ही नहीं कुछ, हमारी तो जो होता है बहुत ही लो सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरों को हम देखने लगते हैं, उनको एस्पायर करने लगते हैं, इसलिए वो अपनी खुद की हम्बल सराउंडिंग्स को जो होता है वो हेट करने लगती हैं और एक फैंसी लग्जरियस लाइफ का ड्रीम करने लगती हैं। इस चैप्टर में वो करती क्या है, वो अपनी फ्रेंड से जिनका नाम मैडम फॉरेस्टियर है, उनसे वो जो होता है एक पार्टी में जाने के लिए क्या करती है ना, नेकलेस उधार मांगती हैं। नेकलेस उधार मांगती है, वो नेकलेस होता है भैया डायमंड का। मैडम फॉरेस्टियर उनको वो नेकलेस दे देती है। अब वो पहन के जाती हैं भैया पार्टी में। जब वो पार्टी से निकलती हैं तो उनको दिखता है कि भैया जो होता है हमारे पास में तो नेकलेस है ही नहीं, हमारे पास में जब नेकलेस है ही नहीं तो वो बड़ा परेशान, क्योंकि भैया मैडम फॉरेस्टियर ने कहा था ये नेकलेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनका कहते हैं एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि भैया ये डायमंड से बना हुआ है। अब वो परेशान, अब वो सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन वो आपका जो होता है नहीं मिल पाता है। अब वो करती क्या कि भैया उसको रिप्लेस कर दो। जब वो रिप्लेस करने के लिए देखती हैं और वो जो होता है वो दूसरा नेकलेस ढूंढती है उसके जैसा, तो वो भैया बहुत ज़्यादा कई हज़ार रुपए का होता है और उनके पास इतनी कंडीशन थी नहीं। फिर वो लोन रहती हैं, सारी चीज़ें करती हैं और फिर उनका वो नेकलेस वापस करती हैं। अल्टीमेटली भैया इस नेकलेस को वापस करने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी में आ जाती है गरीबी। अब जब वो गरीबी आ जाती है, वो उसको उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के बारे में सब हम पढ़ने वाले हैं। अबाउट दी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, मटिल्डा जो होता है प्रिटी यंग वुमेन है, जो कि एक क्लर्क से जिसकी शादी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, जो उसके पास में है वो हमेशा अपनी ड्रीम से खोई रहती है, वेल्थ एंड प्लेजर। मिस्टर लोजियल जो कि हस्बैंड है भैया मटिल्डा के, ऑर्डिनरी एक क्लर्क है भैया, और जो होता है वो आसान मतलब एक जो होता है मतलब सिंपल मैन है, मतलब जो उसके पास में है उसी में वो सेटिस्फाइड रहता है, उसी में जो होता है उसको संतुष्टि रहती है कि सारी चीज़ उसके पास में है। मैडम फॉरेस्टियर जो गुड फ्रेंड है मटिल्डा की, हेल्पफुल भी है और कंसिडरेट भी हैं, वो मटिल्डा को नेकलेस दे देती हैं भैया उधार पे। ठीक है, चलिए समझते हैं मटिल्डा लोजियल और उसकी खुशियाँ। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करते हैं भैया। खुशी थोड़ी देर की ही है, उसके बाद में तो गम ही गम होने वाला है। मटिल्डा लोजियल जो कि एक मिडिल क्लास लेडी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेस्परेटली उनकी इच्छा है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होती हैं, उनके पास में भी खूब सारे जो होता है गहने होते, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, चार्मिंग हैं, बट बैड लक जो होता है एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में बॉर्न हुई हैं। और दूसरी बात, उनको जब शादी करी गई तो शादी भी उनकी क्लर्क से ही हो गई है, मिस्टर लोजियल। उसके जो हस्बैंड हैं वो एक क्लर्क ऑफिस में वर्क करते हैं एज आ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, मटिल्डा एक सिंपल है बट अनहैप्पी है।
अब होता क्या है, एक दिन उसके हस्बैंड आते हैं, चलो मैं कहानी सुनाता हूँ, ये सब तुम्हारी बात की बात है, पढ़ने के लिए खुद पढ़ना, ठीक है। कहानी सुनो, कहानी समझो, कहानी को अपने ब्रेन में सेट करो। एक दिन उसके हस्बैंड आते हैं एक बॉल पार्टी का जो होता है वो लेटर लिए हुए कि चलो भाई हमें इनविटेशन आया है बॉल पार्टी में जाने का, हमें बॉल पार्टी में चलना है। अब जो होता है भैया मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा दुखी, उसके हस्बैंड पूछते हैं भैया डार्लिंग दुखी क्यों हो? डार्लिंग तो नहीं कहते, डार्लिंग तो चिबुकोव कहता था। अच्छा हाँ, उसके हस्बैंड जो होता है उसको एड्रेस करते हैं कि वाई आर यू सो सैड, कि भैया क्यों इतनी ज़्यादा सैड हो, हमें तो जो होता है भैया पार्टी का वो आया है, इन्विटेशन आया है, चलते हैं पार्टी में, मौज मारते हैं, ठीक है। वो कहती है मेरे पास में कपड़े ही नहीं है ढंग के। वो कहते हैं चलो ठीक है, पैसे ले लो, कपड़े पहन लो भैया अच्छे वाले। वो कहती है ठीक है मैं कपड़े तो पहन लूँगी, कपड़े खरीद के ले आती है भैया, कपड़े पहन लेती है अच्छे। अब वो जो कपड़े पहनती है फिर उसे ये रहता है कि भैया मेरे पास में जो होता है क्या, मेरे पास में जो होता है वो एक अच्छा सा नेकलेस नहीं है, मेरे पास में अच्छा सा नेकलेस नहीं है तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी। तो वो कहते हैं भैया नेकलेस खरीदने के तो पैसे नहीं है, तो तुम एक काम करो ना, एक काम करो भैया, जो होता है जो तुम्हारी दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर से नेकलेस एक दिन के एक रात के लिए जो होता है उधार पे मांग लो। वो कहती है ठीक है भैया मैं उनसे बात करके देखती हूँ। मैडम फॉरेस्टियर मान जाती हैं कि भैया हमें नेकलेस ले जाओ एक रात के लिए उधार पे। अब जब उधार पे ले जाती हैं और जो होता है वो मतलब क्या कहते हैं उधार पे लेके आती हैं, उसके बाद में जाती हैं भैया पार्टी में और ज्वेलरी पहनती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो प्रीटी लगती हैं और वो कन्विंस भी हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। अब उसके बाद में जो होता है भैया बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल पे जाती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, एवरीवन उनको जो होता है लाइक करते हैं और बहुत ही एब्सोल्युटली थ्रिल्ड होती हैं। उसके वो और उसके हस्बैंड भैया 4 AM तक भैया वहाँ से लीव नहीं करते हैं। अब उसके बाद में वो लोग एक कैब पकड़ते हैं, घर वापस आ जाते हैं। घर जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि भैया वाइल चेंजिंग दी ड्रेस मटिल्डा जो होता है वो अपनी ब्यूटी को देखना चाहती थी फाइनल व्यू मिरर में कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ। उसे सडनली ये नोटिस होता है कि भैया नेकलेस तो वहाँ पे है ही नहीं। अब जो होता है वो शॉक हो जाती है कि भैया नेकलेस कहाँ गया, नेकलेस कहाँ गया, नेकलेस कहाँ गया। ये क्राई करती है, फिर अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है कि भैया नेकलेस तो खो गया है कहीं। हस्बैंड जो होता है नेकलेस का देखते हैं हर प्लेस पे, बट वो जो होता है वहाँ पे भी जाते हैं जहाँ पे वो लास्ट नाइट गए थे बॉल में, वहाँ भी उनको नेकलेस नहीं मिलता है। वो पुलिस के बाद में जाते हैं, कैब ऑफिस के पास में जाते हैं, कहीं भी उनको जो होता है नेकलेस नहीं मिलता है। तो वो उसको एडवाइस करते हैं कि भैया जो होता है उसको अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख देना चाहिए कि भैया कुछ टाइम मुझे चाहिए नेकलेस को वापस करने के लिए, ठीक है। तो लॉजियल जो होता है वो उसके बाद में देखती हैं भैया लेटर लिखने के बाद में कि नेकलेस तो वापस करना पड़ेगा क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर ने नेकलेस उधारी पे दिया था। और उसके बाद में वो क्या करती हैं, कहती हैं भैया जब नेकलेस नहीं मिल रहा है तो जो होता है वो उसके जैसा एक और नेकलेस खरीद के उनको दे देते हैं। हस्बैंड उनके कहते हैं भैया लो 18,000 फ्रांसिस ले जाओ, और वो सारे फ्रांसिस उनके फादर ने उनके ऊपर छोड़ के गए थे उनके पास में, वो सब दे देते हैं, कहते हैं भैया ले जाओ और इसको जो होता है नेकलेस खरीद के दे देना। लेकिन भैया जब वो पहुँचती हैं वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये तो 36,000 फ्रांसिस का है। उसके लिए वो लोन लेती हैं फिर उसको रिटर्न कर देती हैं अपनी फ्रेंड को। और उसके बाद में भैया मैडम मटिल्डा की तो ज़िंदगी में भैया पॉवर्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है। अपना घर उनका चला जाता है, उनकी मेड चली जाती है, उनका कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चला जाता है और मटिल्डा जो होता है उनका जो गुड लुकिंग फेस था उसको लूज़ कर देती हैं। अब भैया असली बात, ट्रुथ की बात आती है लास्ट में भैया। एक दिन 10 साल बाद, फाइनली 10 साल बाद जो होता है जब उनके सारे डेट पेड हो जाते हैं, एक दिन भैया मटिल्डा क्या कहते हैं चैम्स आइलिस में जो होता है वॉक कर रही होती है और वो देखती है मैडम फॉरेस्टियर को। वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है चार्मिंग और ब्यूटीफुल लग रही थी, ऐसे जैसे वो जो होता है 10 साल पहले लगती थी। अब वो जो होता है सारे भैया कर्ज उतार चुके हैं, उनको जो होता है वो डायमंड नेकलेस भी उसने वापस दे दिया है। तो वो सोचती है कि चलो इनको जो होता है सच्चाई बता ही देते हैं। मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस के बारे में बताती है और मैडम फॉरेस्टियर को जब ये पता चलता है वो एकदम जो होता है चौंक जाती हैं। वो कहती है अरे वो तो एकदम जो होता है मतलब आर्टिफिशियल था, वो तो भैया कुछ जो होता है 500 फ्रांसिस का था और तुमने उसके पीछे मुझे 36,000 फ्रांसिस का जो होता है वो लौटा के दिया नेकलेस। तो अल्टीमेटली ट्रुथ भैया मटिल्डा को पता चलता है। लेकिन अब क्या, जब जो होता है चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते हो, देर हो चुकी है। ये है आपका ओवरऑल चैप्टर दी नेकलेस। समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। लिटरेचर इज ऑल अबाउट फील, भैया समझ में आना चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं। बाकी थ्योरी तो पढ़ने के लिए है और ये नोट्स भी आपके पढ़ने के लिए दे रखे हैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, सो ये सभी लोगों ने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। फुटप्रिंट विदाउट फीट एक मैन है जो कि इनविजिबल हो जाता है, वही के उसी के बारे में स्टोरी है। तो वही आपका जो होता है मिसेस हॉल है, ग्रिफिन है,
है, एक साइंटिस्ट है, ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर रखा है जैसे अगर वो जो होता है खा लिया है उसने तो वो इनविजिबल हो गया है, वो देख नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो जो होता है भैया एक नकली कपड़े पहन के घूम रहा होता है पूरी की पूरी दुनिया में। जब भी उसका मन चाहता है कपड़े उतारता है, अरे सर कपड़े उतारता है, अरे भाई वो रामलाल सुनो तो वो इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और वो कपड़े उतारता है, अपना जो होता है इनविजिबल हो जाता है, मज़े मारता है, मौज मारता है, ठीक है। अब भैया इनविजिबल है तो बहुत सारी चीज़ें उसका फ़ायदा भी उठाएगा। हाँ भैया फ़ायदा तो उठाएगा, अगर तुम इनविजिबल हो जाओ तुम भी बहुत सारे फ़ायदे उठाओगे, हाँ पता है सर, लेकिन कहाँ इनविजिबल, अरे चलो ठीक है। तो चलिए इसमें एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो अपने आप को ये डिस्कवर कर लेता है कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाना है। ये स्टोरी है अबाउट एक साइंटिस्ट की जो अपने आप को ये डिस्कवर कर लेता है कि भाई अपने आप को इनविजिबल कैसे करना है। और जो होता है जब वो लंदन में आता है और वो जब क्या कहते हैं उसको कहीं लोग देख ना लें, उसको कहीं लोग डिस्कवर ना कर लें, इसलिए जो होता है वो कुछ क्राइम्स भी करता है और रन कर जाता है एक रिमोट विलेज में। अब जब वो उसके पास में मनी नहीं बचती है, रिजॉर्ट्स नहीं बचते हैं, तो वो अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाता है। इसी के बारे में पूरी स्टोरी है। इसमें ग्रिफिन है जो कि जो होता है वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब थोड़ा सा सटकी साइंटिस्ट है जो इसने अपने आप को इनविजिबल कर रखा है। वो किसी चीज़ से हेजिटेट नहीं करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है और वो सारी चीज़ों को मिस्ट्री रखता है। मिसेस हॉल है जो कि रेजोल्यूट है, बस सुपरस्टिशियस ओनर है भैया, जहाँ पे ग्रिफिन रहता है वहाँ के, ठीक है। मिस्टर जेफर्स है वो एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन है जो कि फेल हो जाते हैं भैया इनविजिबल साइंटिस्ट को अरेस्ट करने में। ओवरव्यू समझते हैं चैप्टर का। एक बार जो होता है एक दो लड़के टहल रहे होते हैं लंदन की स्ट्रीट में, वो देखते हैं भैया फ्रेश मड पे जो होता है फुटप्रिंट्स बन रहे हैं बेयर फुट के, और जो होता है वो स्टेप्स क्या कहते हैं वो बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे कोई है नहीं। फर्दर ऑन जैसे जैसे वो उसको फॉलो करना चालू करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भैया कौन ऐसे है जो इन बेयर फुट को बना रहा है, इन फुटप्रिंट्स को बना रहा है। और वो जो फुटप्रिंट्स बन रहे होते हैं उसको ग्रिफिन बना रहा होता है। अब वो जो होता है एक हाउस में घुस जाता है जाके, फिर जो होता है उनको वो फुटप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। ग्रिफिन क्या है, ग्रिफिन जो होता है भाई वही सट की साइंटिस्ट है, उसने अपनी बॉडी ट्रांसपेरेंट कर रखी है। अगर वो क्लॉथ पहन ले, अगर वो कपड़े पहन ले तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो उसको नहीं देख सकते हैं। अब भैया उसकी बॉडी है भैया ट्रांसपेरेंट। अब उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने का वो क्या फ़ायदा उठाता है, वो जो होता है भैया क्रिमिनल बेंट भी है उसके माइंड के अंदर। अब वो क्या करता है, वो अपना जो होता है लैंडलॉर्ड का हाउस उसको आग लगा देता है। उसके बाद में जो होता है उससे मतलब बदला लेने के लिए उसके हाउस को आग लगा देता है, और अपने आप को भागने के लिए भैया क्या करता है, अपने जो होता है कपड़े उतारता है और भाग जाता है। ठीक है, सिंपल बात है। अब उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसके पास में कोई घर नहीं है, उसके पास में कुछ है नहीं, कपड़े पहनते आए बस, और जो होता है कोई मनी नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया जब जाड़े होते हैं तो उसको बहुत ठंड लगती है। अब वो क्या करता है भैया, जो वो दो लड़के उसको फॉलो कर रहे होते हैं उसको तो वो एस्केप कर जाता है और एक बड़े से स्टोर में एंटर कर जाता है जहाँ पे थोड़ा सा हीटर चल रहा होता है, वार्म होता है। अगर स्टोर उसके बाद में रात में क्लोज हो जाता है, ग्रिफिन वहाँ पर कुछ नए कपड़े पहनता है, वहाँ पर खाना पीना खाता है, मीट खाता है, कॉफ़ी खाता है। उसके बाद में स्टोर में रेस्टोरेंट में ही स्लीप हो जाता है भैया, ठीक है, सो जाता है। उसके बाद में भैया जब ओवर स्लेप्ट करता है, जब सुबह उठता है तो शॉप खुल चुकी होती है, असिस्टेंट्स आ चुके होते हैं। देखने पे वो जो होता है वो उसको दौड़ाते हैं कि भैया ये तो चोर है, चोर है, चोर है। वो भागता है भैया और फिर अपने जो होता है क्लोथ्स को उतार देता है जिससे कि कोई उसको देख ना सके। ग्रिफिन एट दी थ्रेटिकल कंपनी, समझते हैं ज़रा इसको। जो ग्रिफिन है भैया वो एक थ्रेटिकल कंपनी में एंटर करता है। जो कंपनी जो होता है क्या कहते हैं, वो एटम्स को देती है जो कि प्लेज में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे वो बैंडेजेस पहन लेता है, वो अपने फेस को आउटलाइन करने के लिए बैंडेजेस पहन लेता है, डार्क ग्लासेस पहन लेता है, एक फॉल्स नोज पहन लेता है, और जो होता है साइड विस्कर्स भी पहन लेता है। अब उसके बाद में जो होता है वो एक शॉपकीपर के पास में जाता है और उसके बाद में वो उसको रॉब कर देता है। शॉपकीपर के पास में जाकर उसकी चोरी कर लेता है भैया, और उसके बाद में एस्केप कर जाता है विलेज में जो कि लंदन से काफ़ी दूर है, क्या कि वो पकड़ा ना जाए। अब ग्रिफिन पहुंचता है भैया आइपिंग विलेज में। आइपिंग विलेज में जो होता है भैया वो 2 रूम्स को बुक करता है जो कि मिसेस हॉल के हैं, विलेज आइपिंग में वो रहती हैं। वो उनको एक्सप्लेन करता है कि भैया मेरा एक एक्सीडेंट हो रखा है, इसलिए जो होता है मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मेरे को जो होता है वो आप बिल्कुल परेशान मत करना। वो जो होता है अपने रूम में रहता है, नहीं रहता है, मिसेस हॉल को जो होता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कह रखा था कि हाँ भैया मेरे को जो होता है वो डिस्टर्ब मत करना। अब उसके बाद में जैसे ही थोड़े दिन बीतते हैं उसकी मनी जो होता है भैया फिनिश हो जाती है। अब वो जो होता है क्लर्जी
क्लर्जी मैन के घर में घुस जाता है, उसको रॉब करता है ये इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए। अब भैया मिसेस हॉल को भी बाय द टाइम शक होने लगा था गिफिन के ऊपर कि ये करता क्या है, ये गायब रहता है, ये घर पे आता नहीं है टाइम से, ये सारी चीज़ें। तो वो जो होता है भैया मिस्टर हॉल क्या करती हैं कि वो गिफिन के रूम में एंटर करती हैं गिफिन के रूम में। अब उनको ये मिलता है भैया, बैंडेजेस मिलती हैं, क्लोथ्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दोनों वो और उनके हस्बैंड एंटर करते हैं रूम में। सडनली उनके ऊपर जो होता है हमला हो जाता है। कौन हमला कर रहा था? कोई हमला नहीं कर रहा था। फर्नीचर उनके ऊपर उड़ उड़ के आ रहा था, वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। मिसेस हॉल को ये फेल्ट होता है कि जो होता है फर्नीचर, वो जो भूत प्रेत हैं वो उसको फेंक रहे हैं, क्योंकि भैया वो गिफिन को देख नहीं पाती हैं। गिफिन जो होता है वो इनविजिबल हो जाता है और फिर से जो होता है वो भाग जाता है। क्लर्जी मैन को रिपोर्ट किया जाता है कि भैया ऐसा जो होता है विलेज के जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ जो होता है क्या कहते हैं अजीब सी चीज़ें होती हुई देखी हैं, अजीब से जो होता है इंसिडेंट होते हुए देखे हैं। तो भैया हाँ वो समझ जाते हैं कि भैया वही स्ट्रेंज साइंटिस्ट है जो यहाँ पे आया था। ठीक है, हम जो मिस्टर जेफर है जो विलेज के पुलिस कांस्टेबल हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और गिफिन को क्या कहते हैं अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं भैया, लेकिन जो होता है ऐसा हो नहीं पाता है। गिफिन अपना टेम्पर को क्या कहते हैं लूज़ कर देता है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा एंग्री यंग मैन है। और उसके बाद में अपने सारे के सारे क्लोथ्स को निकालना चालू कर देता है। अब मिस्टर जेफर्स भी उसको नहीं देख पाते हैं। अब उसके बाद में जो होता है वो उसको मारता है बहुत बुरी तरीके से और फिर एस्केप कर जाता है। ये पूरा जो होता है आपका जो स्टोरी है द इनविजिबल मैन, ये एक जो होता है एक्सट्रैक्ट है आपका मेन स्टोरी में से, तो इसमें उतना पार्ट नहीं दे रखा है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना ज़रूर, बहुत ही मस्त सी स्टोरी है भैया दी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि आपकी है मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें हम लोग जो होता है रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जो होता है काफ़ी एक मतलब बहुत ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट है। किस फील्ड में? वो जो होता है भैया बटरफ्लाई, रॉक फॉसिल्स और इन सब के फील्ड में बहुत जाने माने साइंटिस्ट है। ये दो जो स्टोरी है वो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखी गई है। ये एक अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है, उनकी हैबिट के बारे में है और उनकी जो क्यूरियोसिटी जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा नाम शोहरत दिलवाई, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अबाउट द कैरेक्टर्स की बात करें तो रिचर्ड एट एब्राइट ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। इनको नोट किया जाता है उनके वर्क के लिए जो कि सेल और डीएनए के ऊपर किया था, उनकी मदर के रोल के लिए जो कि एक इनकरेजिंग मदर है जो रिचर्ड को जिन्होंने सपोर्ट करा था। डॉक्टर फ्रेगरेट और योगर्ट है जो कि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने भी जो होता मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर अपनी रिसर्च कर रखी है। इन्होंने जो होता भी रिचर्ड को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी दी थी। रिचर्ड ए वेरियर जो कि जो होता है रिचर्ड के सोशल स्टडीज़ टीचर हैं, इन्होंने भी रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी और एक गुड टीचर, पब्लिक स्पीकर बनने में, गुड डिबेटर और एक पब्लिक स्पीकर बनने में। जेम्स आर रॉन्ग ये जो होता है भैया इनके क्या कहें, इनके फेलो स्कूलर हैं और जो होता है भैया जो इनके साथ में प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। रिचर्ड जो होता है भैया काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, आपने अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यंग एज से जो होता है एक्सप्लोरर थे, क्यूरोसिटिक थे, हर चीज़ के लिए इनको क्यूरोसिटी थी। रिचर्ड ने जो होता है अपने फ्रेंड के साथ में मिलके नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जो होता है अपनी पब्लिश प्रोसीडिंग की थी जब वो सिर्फ और 22 ईयर्स ओल्ड थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो रिसर्च करी थी वो भैया कॉलेज स्टूडेंट के साथ में की थी और जो होता है उसको पब्लिश कर दिया था। ये बहुत ही कम होता है और ये कॉर्नर था रिचर्ड के लिए। रिचर्ड जो होता है बटरफ्लाइज के जो बहुत ही छोटेपन से जब चाइल्डहुड से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करते थे। वो पेंसिल्वेनिया यूएसए में ग्रू अप हुए थे और उनके साथ में कोई भी खेलने को नहीं था। जब वो खेलने के लिए कोई नहीं था तो उन्होंने जो होता है चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉक, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी। वो स्टार्स की तरफ भी गेज थे और इसलिए जो होता है वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करते थे और कलेक्टिंग बटरफ्लाइज उनकी एक हॉबी बन गई। रिचर्ड की जो मदर थी वो उनकी कंपेनियन रही हैं। उन्होंने जो होता है उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है, उनको एनकरेज किया है, उनको ट्रिप पे लेके गई हैं। उनके लिए जो होता है भैया टेलीस्कोप्स ला के दिए हैं और अदर इक्विपमेंट जो उनको ज़रूरत होती थी। और जो होता है भैया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिचर्ड की मदद करी है और उनको एनकरेज भी किया है। रिचर्ड ने अपने बचपन में एक बुक पढ़ी थी दी ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क एक्स लिखा है या मोनार्क 10, ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्लैरिफाई नहीं है। मोनार्क एक्स है मेरे हिसाब से, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बचपन में उन्होंने बुक पढ़ी थी। ये बुक ने उनको इतना ज़्यादा इंस्पायर करा था कि वो वर्ल्ड ऑफ साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे।
इस बुक में एक चीज़ थी कि भैया जो रीडर्स हैं उनको स्टडी करना है किसकी, बटरफ्लाई की माइग्रेशन को। अब उसके बाद में रिचर्ड को इस बुक में इतना इंटरेस्ट आया कि जो होता है वो स्टडी करने लगे भैया बटरफ्लाई की माइग्रेशन को। और इसी दौरान वो जो होता है डॉक्टर योगहर्ट जो कि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उनके कांटेक्ट में आए और उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस भी कर दिया था रिचर्ड को। रिचर्ड ने अपने जो होता है घर के बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मोनार्क बटरफ्लाइज को ओवर दी टाइम रेस करा और उनके विंग्स को टैग करके उनको छोड़ दिया करते थे। अब वो भैया कंट्री साइंस फेयर में गए जो कि उन्होंने उनके फ्रॉक्स की स्लाइड्स को डिस्प्ले किया था जो उन्होंने प्रिपेयर करी थी, लेकिन कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। जब कोई अवार्ड नहीं जीत पाए तो उनको रियलाइज़ हुआ अरे भैया उनको जो होता है रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे तभी जो होता है वो कोई अवार्ड जीत पाएंगे। उन्होंने अपने जो मेंटर थे भैया डॉक्टर योगहर्ट, उनसे भैया सजेशन लिया। एज अ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे प्राइजेस जीते पूरी कंट्री के लिए और अपने लिए भी एट इंटरनेशनल साइंस फेयर और भैया कंट्री साइंस फेयर में भी। एट्थ ग्रेड में जब रिचर्ड थे उन्होंने जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करा था। वो प्रोजेक्ट क्या था, उन्होंने देखा कि भैया जो मोनार्क एक्स बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो मारी जा रही हैं। किसकी वजह से? एक वायरल फीवर की वजह से, जिस वायरल फीवर ने थाउजेंड ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज को मार दिया था। उन्होंने सोचा कि एक बीटल है जो कि इस कैरी कर रहा है वायरस को, जो कि ये वायरल फीवर करता है। ऑल्दो उनके पास में जो होता है ये कोई केस नहीं था, लेकिन तब भी वो इस प्रोजेक्ट के लिए भैया उन्हें प्राइज मिल गया। रिचर्ड एब्राइट ने जो होता है कंट्री लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा साइंस फेयर किए हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम करा था, यहाँ पे उन्होंने रिसर्च करी थी भैया विसरी बटरफ्लाइज के ऊपर जो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विसरीज बटरफ्लाइज ये जानती हैं कि कुछ ऐसे जो होता है प्रेडेटर्स हैं, कुछ ऐसे कीड़े जो होता है जानवर हैं जो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाते हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन बर्ड से, उन जो होता है भैया प्रेडेटर से, वो क्या कहते हैं भैया मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। इस प्रोजेक्ट ने भैया फर्स्ट प्राइज को वॉन किया था जूलॉजी डिवीजन के अंदर और ओवरऑल थर्ड प्राइज आया था इसका कंट्री साइंस फेयर के अंदर। रिचर्ड ने एक डिस्कवरी करी थी भैया हार्मोन की। उन्हें ये पता था कि भैया जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं भैया किसी भी मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो 12 गोल्डन स्पॉट्स ऐसे ही नहीं हैं। वो और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर ये प्रूव कर दिया था, एक डिवाइस भी ऐसी बनाई थी जो प्रूव कर रही थी कि वो जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं वो कुछ हार्मोन को बना रहे हैं जो कि नेसेसरी है उसके फुल डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोजेक्ट को पहला प्राइज मिला था कंट्री के फेयर में और इस प्रोजेक्ट की मदद से जो होता है वो इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी एंटर करे थे और वहाँ पर उनको थर्ड प्राइज मिला था जूलॉजी के लिए। ठीक है, एब्राइट ने अपनी रिसर्च को अपना कंटिन्यू रखा मोनार्क प्यूपर के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पता लगाई, जैसे जो होता है सेल कैसे स्केज में विंग के ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें। और अपना वर्क उन्होंने जारी रखा भैया कहाँ, आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा काम चालू रखा। अब जब वो जो होता है फ्रेशमैन तौर पे रिटर्न करे भैया क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने बहुत सारे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और इससे उनको सेल लाइफ का एक और नया आइडिया मिला। सेल और डीएनए की भी उन्होंने स्टडी करी। उन्हें ये पता चला भैया कि सेल अपने डीएनए को रीड कैसे करते हैं। वो और उनका कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग, इनके ऊपर जो होता है उन्होंने काम करा था। कहाँ काम करा था भैया? सेल एंड डीएनए की स्टडी करी थी और उन्होंने एक पेपर को रोड करा जो ये एक्सप्लेन कर रहा था पूरी थ्योरी को। हार्वर्ड में भी जो होता है वो सेकंड पोजीशन से ग्रेजुएट करे थे किस 1510 स्टूडेंट की क्लास में, तो बहुत बड़ी बात है। और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट बने थे जो कि एक रिसर्चर भी थे। इन्होंने जो होता है अपनी नई थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चालू करे और नए वेज निकाले जिसकी वजह से कुछ टाइप ऑफ कैंसर और अदर डिसीजेस को भी प्रिवेंट किया जाता है। रिचर्ड खाली एक जो होता भैया साइंटिस्ट नहीं थे, ऑलराउंडर थे भैया, गुड डिबेटेबर थे और गुड पब्लिक स्पीकर भी थे और फोटोग्राफर भी थे और आउटडोर पर्सन भी थे। तो सोच सकते हो भैया ऑलराउंडर है, सारे काम कर सकते हैं। उनकी सोशल स्टडी टीचर ने उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था जेस वल्क, उनकी विल के लिए जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए भी, और अपना बेस्ट देने के लिए और जीतने के लिए वो अपनी सोशल साइंस के टीचर का भी बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान मानते हैं। एक ट्रू साइंटिस्ट की उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, उनके पास में क्यूरियोसिटी है, फर्स्ट रेटेड माइंड है और ये सारी चीज़ें उनको जो होता है वो जीतने में मदद कराती हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट होता है ख़त्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि आपका है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका भोली बाय के अब्बास। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है। इसमें एक यंग गर्ल की स्टोरी बता रखी है जिसका नाम है सुलेखा, जिसको सब लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों
नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भैया उसकी बॉडी के ऊपर पॉक मार्क्स हैं। ये पॉक मार्क्स उसकी बॉडी के ऊपर बचपन में आ गए थे क्योंकि भैया बचपन में उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। स्मॉल पॉक्स का एक जो होता है भी कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि भैया आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पॉक्स मार्क्स रह जाते हैं और इस वजह से उसको घर वाले हों बाहर वाले हों सब उसको नेगलेक्ट करते हैं। और बचपन में 2-3 बार वो पलंग से भी गिर चुकी है और इसलिए भैया उसके ब्रेन पे भी चोट है, तो इस वजह से उसको और नेगलेक्ट किया जाता है कि ये तो एक कावार्ड है, ये तो एक बेवकूफ़ है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि एजुकेशन ने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करा और उसके करेज को इंस्पायर करा और उसके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लेके आया गया और अपनी राइट्स के लिए उसने कैसे वॉइस को रेज किया। तो चलिए कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे भोली है जिनका नेम रियल नेम भैया सुलेखा है। वो डॉटर है किसकी, नंबरदार रामलाल की। ओहो हो सर जी, यहाँ पे तो रामलाल आ गए, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रामलाल की वो डॉटर है, रामलाल की यंगेस्ट डॉटर है। स्कूल एजुकेशन कैसे उसका जो होता है आउटलुक चेंज कर देती है टुवर्ड्स लाइफ। रामलाल कौन है, भोली के फादर हैं, प्रॉस्परस फादर हैं, 7 चिल्ड्रन हैं उनके, बट नैरो माइंडसेट है उनके लिए। जो होता है डॉटर सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए बॉर्न होती हैं। भोली की मदर है टिपिकल कंजर्वेटिव मदर है और जो होता है प्रॉपर केयर नहीं रखती हैं भोली की। भोली की स्कूल टीचर वही हैं जिन्होंने उसको एजुकेट करा, उनको इनकरेज करा। बिशाम्बर जो भोली का जो होता है प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था, जो कि एक ग्रीडी मैन है और एक डाउरी सीकर है जो कि जहेज सेकता है। भोली के कुछ जो होता है शुरू के सालों की अगर बात करें तो भोली के शुरू के साल बहुत ही मतलब खराब निकले गए थे। 1 ऑफ द 7 चिल्ड्रन थी रामलाल की। रामलाल तो एक वेल टू डू मैन थे भैया और बहुत ही अच्छे घराने से और मतलब कोई लैक ऑफ कंफर्ट नहीं था, मतलब ज़िंदगी में किसी चीज़ की जो होता है कमी नहीं है। बट भोली को नेगलेक्ट किया जाता था क्योंकि भैया कभी बहुत बार वो गिर चुकी थी अपनी कॉट के ऊपर से जब वो 10 मंथ की थी। हर ब्रेन उसका जो ब्रेन था भैया उसने बहुत सारी इंजरीज़ को देखा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखने में वो स्लो थी और इसके लिए उसको जो होता है सब लोग भोली कहते थे। और जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक भी आया था जिसकी वजह से उसके ऊपर बॉडी के ऊपर उसके पॉक मार्क्स रह गए थे। उसने जो होता है स्पीक करना जब सीखा था तब तक वो जो होता है 5 ईयर्स की थी, बट स्टैम करती थी, मतलब हकलाती थी बोलते टाइम। सब कोई उसका जो होता है फ़न बनाते थे, मतलब उसके जो होता है पेरेंट्स तक उसकी मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अगली थी। अब वो जो होता है भैया एक बार क्या होता है ना कि तहसीलदार इस गाँव में स्कूल खुलता है। अब स्कूल खुलता है तो तहसीलदार आते हैं भैया प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए। अब वो रामलाल से पूछते हैं कि भैया जो होता है तुम्हें अपनी एक डॉटर को तो स्कूल भेजना पड़ेगा। रामलाल उसको मना तो नहीं कर सकता है। उनकी वाइफ ऑब्जेक्ट भी करती हैं कि भैया अगर जो होता है हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज देंगे तो कौन उनसे शादी करेगा, उनसे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। ये भैया नैरो माइंडसेट दिखा रखा है यहाँ पे। तो बट ये कहती है भैया भोली तो अगली है और जो होता है उसकी तो शादी होने से रही, उसी को भेज दो भैया स्कूल, उसी को भेज दो स्कूल, वही चली जाएगी स्कूल और वही जो होता है सारी चीज़ें होंगी। भोली जो होता है भोली को प्रिपेयर किया जाता है स्कूल के लिए। भोली पहली बार डरी थी क्योंकि भैया जो होता है कभी उसको नए क्लोथ्स नहीं दिए गए थे। वो हमेशा जो होता है ऐसे ही ख़राब हालतों में रहती थी, लेकिन आज पहली बार उसको नए कपड़े पहनाए जा रहे थे और उसके जो होता है उसको नहलाया गया, उसके बालों में कंघी की गई। अब वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो सोच रही थी स्कूल एक नाइस प्लेस है और ये सारे जो होता है जितने भी साल उसने गुजारे थे अब तक घर में, वो तब तक उसको ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं मिला था, मतलब इस तरीके का उसको जो होता है केयर नहीं मिली थी। पहले दिन जब उसको ले जाया जाता है स्कूल में तो वो अपना क्लासरूम फाइंड करती है जहाँ पे पूरी गर्ल्स भरी हुई होती हैं। काफ़ी ज़्यादा वो अफ्रेड होती है, कॉर्नर में बैठ जाती है और जो होता है जो कलरफुल पिक्चर्स थी वॉल के ऊपर उससे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब जो रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की, ये सारी चीज़ें जो होता है उसको दिख रही होती हैं। तभी उसके पास में टीचर आती हैं और उससे पूछती हैं कि आपका नेम क्या है। भोली स्टैमर करते हुए बताती है और जब स्टैमर करती है तो वो आपके एनसीईआरटी में देखा है वो ऐसे बोलती है बा 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 बा, तो वो पूरा क्लास उसके ऊपर हंसने लगता है और वो बोल नहीं पाती। फिर जो होता है वो रोने लगती है और जब सारे के सारे चिल्ड्रन लीव कर जाते हैं टीचर फिर से आती हैं उसके पास में। वो कहती हैं कहती हैं भैया आप तो बहुत अच्छी सी हो, मतलब उसको अप्रेस करती हैं, उसको प्रेस करती हैं पूरा। अब जो होता है इस बार आप मेरे को अपना नाम बताओ, मेरे को आप अपना नाम बिना स्टैमर करे बता सकती हो। आप में वो जो होता है करेज है। इस बार भोली को ऐसा लगता है कि मतलब हवाएं चलने लगी हैं, घंटियां टन 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 बोल रही है मंदिर की, तो ऐसा मतलब उसको फील होने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा करेजियस मोमेंट था उसकी लाइफ का। अब इस टाइम भोली जो होता है अपना नाम बता पाती है बहुत अच्छी तरीके से। टीचर उसको एनकरेज करती हैं और उससे कहती हैं हमेशा तुमको फियरलेस रहना है। और रोज़ वो स्कूल आती है और उसकी जो लाइफ है वो चेंज होना लगती है, बहुत जो होता है चेंज हो जाती है, वो धीरे धीरे एजुकेट हो जाती है।
बहुत सालों बाद भोली के पेरेंट जो होता है उसके लिए मैरिज प्रपोजल मिलता है भोली के लिए। रामलाल बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। वो जो मैन है वो एक विडोअर है, मतलब उसकी पहली एक बार शादी हो चुकी है, वो छूट चुकी है। बट उसकी जो वाइफ है वो अनकंसर्न है। मतलब भैया वो कहती हैं कि भोली इतनी अगली है, बेकार है, तो इसको जो होता है कर करा के इसकी छुट्टी करो, इसको शादी कर दो, बस हमारे ऊपर से भैया जो होता है जो बोझ है वो चला जाएगा। पर उसके फादर जानना चाहते थे कि भोली से तो एक बार पूछ लिया जाए, बट उसकी मदर जो होता है रिफ्यूज़ कर देती है कि हाँ भोली से मत पूछो और उसकी शादी कर दो। ये बात सब भोली सुन रही होती है। अल्टीमेटली जो होता है भैया वेडिंग होने लगती है और सारी तैयारियां हो जाती हैं। अब विशांबर नाथ जो होता है भैया जब भोली का शक्ल देखता है, जब भोली का जो होता है वो कहता है कि भैया वाइफ का आप अपनी जो होता है मतलब वो कहते नहीं मुंह दिखाई कर लो, तो मुंह दिखाई करता है, तो वो जो होता है 5000 रुपीज़ की डिमांड कर देता है। जब वो पॉक मार्क्स को देखता है कि मैं तो भैया 5000 रुपीज़ लूँगा तभी तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो मैं शादी से वापस जा रहा हूँ। वो कहता है भाई तो मैं तो वापस चला जाऊँगा। अब रामलाल इससे डर जाते हैं और वो कहते हैं भैया नहीं हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे के पूरे गाँव के सामने कि भैया शादी आई हमारे घर में, बारात आई और वापस लौट गई। अब इससे होते हुए भैया वो जो होता है उसको डाउरी मनी दे देते हैं, मतलब भैया दहेज के पैसे दे देते हैं। तो विशांबर बढ़ता है आगे गार्लैंड लेके, लेकिन भोली जो होता है अपना उसका गार्लैंड पकड़ के मतलब बाहर फेंक देती है। वो कहती है कि जो होता है हमारे अपने फादर से कहती है कि भैया जो होता है वो मनी वापस ले लो, वो मनी जो होता है वापस ले लो और मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं एस ग्रीडी जो होता है विशांबर नाथ से शादी नहीं करूँगी। वो जो सब लोग चले जाते हैं। रामलाल उससे पूछते हैं कि अब आप क्या करोगी, अब जो होता है भैया हमारी तो इज्जत गई, अब तुम क्या करोगी ज़िंदगी में। वो कहती है भैया मैं उन्हीं के लिए वहाँ जहाँ पे मैंने पढ़ा है उसी स्कूल में मैं काम करूँगी और आपको जो होता है आपकी बुढ़ापे में सेवा करूँगी। और टीचर उसको देख रही होती हैं कि भैया कैसे उसका एक मतलब एक टीचर को मतलब वो होता है कि हाँ अंदर से उसको आता है कि हाँ भैया जो उसने सच पढ़ा रखा है, जो चीज़ काम करा रखी है, जिसको उसने जिस पेड़ को उसने पानी दिया है वो पेड़ अब बड़ा हो गया है, वो पेड़ अपनी राइट्स के लिए लड़ रहा है, तो टीचर उसको ऐसे देख रही होती है जैसे उसका एक मास्टरपीस हो। यहाँ पे चैप्टर होता है आपका ख़त्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, एक चोर की कहानी है भैया जिसका नाम है हॉरेस। हॉरेस जो होता है भैया एक क्या कहते हैं अब तो एक लाइब्रेरियन है और उसकी हॉबी है कि उसको रेयर बुक कलेक्ट करने का शौक है। अब वो रेयर बुक कलेक्ट करने के लिए भैया क्या करता है, चोरियां करता है। रेयर बुक कलेक्ट करने के लिए चोरियां करता है, जो पैसे आते हैं उससे वो रेयर बुक खरीदता है या डायरेक्ट वो रेयर बुक की चोरी कर लेता है। लेकिन इस साल वो एक जो होता है प्रिटी यंग लेडी द्वारा क्या कहते हैं काउट कर लिया जाता है। एक घर में चोरी करने जाता है, वहाँ पे एक उसे प्रिटी यंग लेडी मिलती है। अब ये औरत का चक्कर बाबू भैया हमारे हॉरेस साहब जाते हैं फिसल। अब जब फिसल जाते हैं अब वो अपने आप को प्रेटेंड करती है जो यंग लेडी है कि भैया वो उस ऑनर के वाइफ है, जो उस हाउस ऑनर है उसकी वाइफ है। उसको ट्रिक करती है, सेफ खुलवाती है, सारे के सारे जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं, जो पैसे हैं वो लेके चली जाती है और हॉरेस को जो होता है अल्टीमेटली अरेस्ट करवा जाती है ज्वेलरी की रॉबरी में। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे हॉरेस डैनबाय जो कि जो होता है एक लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट हैं जो कि ज्वेलरी रॉबरी के लिए कॉट पकड़े जाते हैं पुलिस द्वारा फॉर ट्रस्टिंग अ वुमेन हु प्रेटेंड टू बी अ फैमिली मेंबर ऑफ द ओनर। दी अननोन भैया यहाँ पे वुमेन के बारे में कोई डिटेल दे नहीं रखी है ऑथर द्वारा। वुमेन है जो कि स्मार्ट थीफ है, जो हॉरेस का लॉक ओपनिंग स्किल्स को अपनी लिए इस्तेमाल करती है सेफ खुलवाने के लिए। चैप्टर का ओवरव्यू समझते हैं ना। चैप्टर है ओवरव्यू। अब जो होता है हॉरेस अपने आज के ज़माने में है, मतलब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में हॉरेस बैठ के सोच रहा होता है कि वो अब तो जो होता है अब तो उसने चोरी चकारी छोड़ चुका है, लेकिन भैया जो होता है कभी एक बार वो जेल भी जा चुका है। पहले उसको बहुत शौक था मतलब बुक रॉबरी का। अब जो होता है हॉरेस की एक गुड रेपुटेशन भी है सोसाइटी में और 55 साल ओल्ड आदमी है और अनमैरिड भी है। लॉग्स और जो होता है बिजनेस चलाता है भैया लॉग्स बनाने का। बट हॉरेस जो होता है वो टोटली ऑनेस्ट नहीं है, वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को लव करता है। एक बार जो होता है वो एक सेफ को जो होता है हमेशा एक साल में एक सेफ को रॉब करता है ताकि वो उसकी जो एक्सपेंसिव हॉबी है उसको फाइनेंस तो कर सके। और अब वो जो होता है एक
रॉबरी को कमिट करने जा रहा है। हॉरेस जो होता है एक रॉबरी के लिए पूरा प्लान बनाता है। वो एक जो होता है पूरा घर को अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा होता है, वो उसके बारे में जानता है। उसके पड़ोस में ही सामने एक घर होता है, वो उसको स्टडी कर रहा होता है। वो ये जानता है कि भैया वहाँ पे जो फैमिली है ना वो लंदन गई हुई है और जो हाउस कीपर हैं जो हाउस की देखभाल करने के लिए रुके थे वो भी गए हुए। वहाँ उनका एक डॉग भी होता है, उसको पता है भैया डॉग को कैसे हैंडल करना है। डॉग का पहले नाम ले लो, फिर उसे थोड़ा सा पेट कर दो, थोड़ा सा अफेक्शन दिखा दो, वो आपका हैंडल हो जाएगा। अब वो उसके लिए जो होता है भैया सारी की सारी चीज़ें प्लान कर ही रहा होता है। अब उसके बाद में जब उसको टाइम मिलता है कि भैया जो वहाँ के हाउस कीपर हैं वो मूवी देखने गए हैं, फैमिली गई है लंदन, अप्रॉक्स 4 घंटे तो लगेंगे, तो 4 घंटे तो लगेंगे भैया मूवी देखने गए हैं। तो उसके बाद में वो एंटर करता है हाउस में। अब जब सर्वेंट्स अवे होते हैं, उसको एलर्जी है भैया फ्लावर से, और जो जिसको कहते हैं भैया हे फीवर। अब जब उसे फ्लावर की स्मेल मिलती है तो वो स्नीजिंग करना चालू कर देता है। अब जब वो स्नीज करता है उसे एक लेडी की वॉइस मिलती है सुनने को। वो कहती है भैया क्या आपको जो होता है ये कोल्ड है या हे फीवर है? वो कहता है हे फीवर है। फिर वो चौंक जाता है थोड़ा सा कि भैया है मैंने तो सोचा था घर में कोई नहीं होना चाहिए, और ये लेडी की कहाँ की आ गई। फिर लेडी की आवाज़ आती है, फिर लेडी सामने आती है, यंग होती है, प्रिटी लेडी होती है, डोरवे से आती है भैया। और वो सोचता है कि भैया जो पहला थॉट उसके दिमाग में आता है कि वो भाग जाए, लेकिन वो नहीं भागता है। वो कहती है भैया जब तक तुम भागते हैं लेडी, तब तक कहती मैं तो जो होता है टेलीफोन उठा के पुलिस को कॉल कर देती। हॉरेस कहता है नहीं मैडम जी, मैं जो होता है टेलीफोन की वायर काट के भागता। अब उसके बाद में वो सोचता है कि मैंने तो सोचा था घर में कोई होना ही नहीं चाहिए, फिर आप कैसे? वो लेडी बताती है, कहती है भैया चलो ठीक है, वो ये सारी डिस्कशन होते हैं आपके, ये आपके काम के नहीं है, बाकी जो चीज़ें काम की है वो चीज़ बताते हैं आपको। लेडी एक कंडीशन रखती है, कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं लंदन से वापस आई थी और अपने हस्बैंड को जो होता है कुछ ज्वेलरी जो यहाँ पर रह गई थी उसको वापस ले जाने आई हूँ, और वो ज्वेलरी सेफ में रह गई है। अब उसके बाद में वो लेडी चुप हो जाती है। हॉरेस कहता है क्या आप सेफ का पासवर्ड भूल गई हैं? वो कहती है हाँ मैं सेफ का पासवर्ड भूल गई हूँ, अब मुझे वो जो होता है बड़ा दिक्कत हो रही है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम जो होता है सेफ मेरे लिए खोल देते हो तो मैं तुमको जाने दूंगी। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है जो होता है आप मेरे को 1-2 घंटा दे दीजिए, मैं आपको जो होता है सेफ खोल के दे दूंगा। फिलहाल हॉरेस जो होता है वो ग्लव्स पहने होता है क्या कि उसके कोई फिंगरप्रिंट ना रह जाए, लेकिन वो जो होता है इन सारी बातों में वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है लेडी के ऊपर, और जो होता है भैया अपने ग्लव्स उतार के वो आपका लॉक खोलने लग जाता है। अब जब वो लॉक खोलने लग जाता है और जब सेफ खोलता है सारे के सारे भैया ज्वेलरी उसको दे देता है और चला आता है। अब 3 दिन बाद हॉरेस के घर पे आती है पुलिस। हॉरेस से पुलिस कहती है कि भैया चलो अब तुम्हारा तो जो होता है गुलाबा आया है, तुम्हें जो होता है जाना है जेल। वो कहता है क्यों? वो कहते हैं भैया तुमने तो जो होता है रॉबरी करी है, क्योंकि भैया वहाँ पे आप सेफ में अब कुछ बचा नहीं होता है, सारे के सारी चीज़ें जा चुकी होती हैं, ज्वेलरी है, पैसे हैं, डायमंड्स हैं, सब जो होता है चुर चुका होता है। वो कहता है नहीं, इस हाउस की जो होता है ओनर जो थी उन्होंने ही तो मेरे को कहा था भैया सेफ को ओपन करने के लिए। अरे भैया पुलिस कहती है ओनर ने कब कहा होता, लेकिन उसका कोई बात का यकीन ही नहीं मानना होता है। जब वो ओनर को देखता है, अरे वो तो जो होता है 60 साल की ओल्ड लेडी है, वो तुमसे कहाँ से कहेंगी? वो कहती है ओनर तो जो होता है प्रीटी है, यंग है, तो उसकी बात को कोई यकीन ही नहीं कर रहा होता है। और वो लेडी उसके पास में आती है बहुत गुस्से से। सही बात है भैया, उसके जो होता है घर में चोरी कर ली तुमने, तो वो गुस्से से नहीं आएगी और कैसे आएगी? तो उसको समझ में आता है अच्छा वो जो लेडी थी वो खुद भी एक चोर थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कि भैया जो होता है सो ही गेट्स एंग्री एंड व्हेन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर अमंग थीव मतलब भैया जो होता है चोरों के बीच में भी तो वो ट्रस्ट होना चाहिए, चोर भी तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने चाहिए। लेकिन ये जो चोर थी ये तो मेरे को ही जो होता है वो मामा बना गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट होती है आपकी समाप्त पूरी की पूरी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर, तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज़ द बुक दैट सेव द अर्थ। ओके, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। सो ये कहानी एक ऐसी बुक के बारे में है जो कि हमारी फ्यूचर में अर्थ को सेव करती है, यानी कि एक ऐसी बुक जो हमारी दुनिया को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। नर्सरी राइम्स की एक ये बुक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी सेट है। तो ज़रा इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे क्लैरी बोकियो ने इनको स्टोरी को लिखा है, और ये जो स्टोरी है ये एक प्ले है, पूरा 25th सेंचुरी में ये सेट है, और एक बहुत ही जो होता है ह्यूमरस टेल है। अगर आप इसको खुद पढ़ते हो एनसीईआरटी से तो आपको इसमें जो प्ले में हर एक डायलॉग है, फिर वो डायलॉग पर डायलॉग हैं, तो वो आपको ज़्यादा जो होता है मतलब मज़ा देते हैं। मैं जनरली ये चैप्टर बच्चों से कहता हूँ कि भैया होमवर्क में पढ़ो, लेकिन यहाँ पे आपको मैं इसका जो होता है सार बता देता हूँ जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे कुछ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारा एक हिस्टोरियन है जो कि एक मेंबर है आपका म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का और डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी का, ये इसका मेंबर है।
एक हमारे थिंक टैंक है जो कि कमांडर इन चीफ है भैया मार्शियन फोर्सेस का, जो कि प्रिपेयर कर रही हैं इन्वेड करने के लिए अर्थ को। और एक हमारे नूडल है जो कि एक ट्रेनी है अंडर थिंक टैंक और जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है और लेवल हेडेड फिगर है। और फिर हमारे पास में कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट लोटा आयोटा है और हमारे पास में सर्जेंट ऑप है। ये क्रू हैं भैया प्रॉप 1 के। इनको सबसे पहले भेजा गया है अर्थ को और इनको इसलिए भेजा गया है ताकि ये अर्थ को जान सकें बिफोर इन्वेजन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। 25th सेंचुरी सीन सेट है हमारा म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री में। डिपार्टमेंट है हमारा 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट। यहाँ पे हिस्टोरियन जो होता है लोगों को ये बताता है कि 20th सेंचुरी जो होता है वो एरा ऑफ बुक कहलाया जाता था। एरा ऑफ बुक यानी कि सिर्फ हर चीज़ जो होता है बुकों पे लिखी जाती थी। बुकें जो होता है लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती थी। ये वो मार्शियन पीपल को कहता है कि जो डिसाइड कर रहे हैं इन्वेड करने को अर्थ को 2040 में कि एवरी सभी कुछ जो होता है मतलब एकदम चौंक गए क्या कहते हैं जान के। मतलब उसने हिस्टोरियन ने उनको बताया कि भैया एक ऐसी बुक भी थी जो कि जिसने कहा है कि दिस इट इज़ वाज अ बुक दैट सेव द अर्थ। तो वो कहता है वो अपना प्रोजेक्टर को टर्न करता है और सारी चीज़ें बताता है उसके बारे में। थिंक टैंक जो होता है वो ऑर्डर करता है इन्वेजन अर्थ पे करने के लिए। रूलर ऑफ द मार्स है भैया थिंक टैंक, द माइटी थिंक टैंक। अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम जो होता है माइटी समझता है। प्राउड क्रिएचर है जो कि जिसका दिमाग अपने आप से भरा रहता है, मतलब हर टाइम वो अपने बारे में ही सोचता रहता है। वो अर्थ को एक रेडिकुलस प्लैनेट कहता है। वो अपनी ट्रेनी नूडल को कहता है कि भैया स्पेस प्रोब को जो होता है तैयार करो, हम इन्वेजन करने जा रहे हैं। अब जो स्पेस प्रोब है उसमें सबसे पहले ये लोग जाते हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा नूडल वूडल ये लोग आते हैं इधर। और फिर उसके बाद में वो लोग लैंड करते हैं हमारे सेंटर विली पब्लिक लाइब्रेरी में। सेंटर विली पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं, वहाँ पे अपने आप को पाते हैं। फिर वो जो होता है बुक से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बुकें हैं क्या। और फिर वो गैस मारने की कोशिश करते हैं। सार्जेंट कहते हैं कि ये बुक नहीं है, ये हैट्स हैं। और थिंक टैंक सोचता है ये सैंडविच है और क्रू को ऑर्डर करता है इसको खाओ। लेकिन नूडल उसको ये सजेस्ट करता है कि भैया ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। थिंक टैंक कहता है कि सबसे पहले उसको सुनो कि क्या कह रही हैं। वो कहता है कि ये कुछ बोलती नहीं है मुझसे। बहुत बुकों से थिंक टैंक कहता है कि भैया बुकों से कहो, सुन के देखो ये बुकें क्या कह रही हैं। तो ये लोग सुनने की कोशिश करते हैं, बुकें बोलती नहीं है यार। तो अब बड़े कन्फ्यूजन है कि भैया बुकें तो बोलती नहीं है। और फिर वो जो होता है बुकों को खोल के देखते हैं तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, क्योंकि वो नर्सरी राइम्स की बुक थी तो इसमें पिक्चर्स मौजूद थे। वो कहते हैं इसमें बहुत सारी प्रिंटेड लाइंस हैं, प्रिंटेड पिक्चर्स हैं और कुछ ना कुछ इसमें कोड है बना हुआ। तो वो कहता है कि भैया जो होता है ये मैं बुक तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसको कैसे देखूँगा। तो फिर ये सारी की सारी बातें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद में जो होता है वो थिंक टैंक कहता है कि भैया मेरे को दिखाओ बुक, मेरे को दिखाओ। फिर उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा देखता रहता है और इसको समझने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद में एकदम से उसको अलार्म मिलता है। वो सोचता है कि अर्थलिंक्स जो होता है वो अर्थ वाले लोगों को अर्थलिंक्स कहता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। उन्होंने जो होता है शेल्स और सिल्वर्स को ग्रो कर रखा है। इन्होंने जो होता है हम लोग क्या कहते हैं एनिमल्स को कल्चर और म्यूज़िक सिखा रखा है। वाह वाह वाह, क्या कहना है। और इन्होंने जो होता है ये सोच रहा था, थिंक टैंक सोच रहा था नर्सरी राइम्स की बुक है तो वहाँ पे काव वाव का जो होता है पिक्चर बनी होगी कि भैंस जो होता है गाय उड़ रही है। तो ये सोचता है अर्थ पे तो गाय भी उड़ती है। इन्होंने जो होता है गाय को भेज रखा है इन्वेजन पे करने के लिए, मून पे करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है जब वो देखता है कि भैया फॉलन हम्टी डम्टी की पिक्चर वो देखता है। वो सोचता है कि ये है इस पिक्चर में, क्योंकि ये भी उसी कुछ शक्ल का होता है, मतलब मार्शियन सिविलाइजेशन है तो वो उसी शक्ल का होगा। तो वो सोचता है ये तो मैं हम लोगों के पूर्वजों को इन लोगों ने हरा रखा है। फिर उसके बाद में ये सोच के भाई साहब वो इन्वेजन को वापस बुला लेता है। वो कहता है नहीं, हम नहीं इन्वेजन करने जा रहे हैं। जब इन्होंने हमारे पूर्वजों को एकदम अच्छे तरीके से कूट रखा है तो हमको तो कूट ही देंगे। अर्थलिंग बहुत एडवांस है, इन्होंने काव तक को उड़ा रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थिंक टैंक के हिसाब से अर्थ का कौन सा एनिमल उड़ता था, तो वो कह सकते हो काव उड़ती थी। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरी की पूरी है बात। मतलब ओवरऑल स्टोरी में क्या बताया गया है, ओवरऑल स्टोरी में हमको ये पता चलता है कि एक नर्सरी राइम की जो बुक है जिसका नाम है मदर गूज ने जो होता है कैसे, उसमें एक कहानी है बच्चों के लिए जिसने पूरी की पूरी अर्थ को इन्वेजन से बचा लिया आपका 25th सेंचुरी में। सो या दैट्स ऑल फॉर अबाउट द बुक। तो यहाँ पे होता है आपका
सो जनाब ये है आपका कंप्लीट फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपके सारे के सारे चैप्टर एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट और उसकी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।